हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन। इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे नोट्स के साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। ओके, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं रेस्पिरेशन होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज इज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन को एक्वायर करना बाहर के बॉडी के बाहर से ये, और उसको सेलुलर नीड्स के लिए यूज करना। और कहाँ से इसको हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं जो फूड सोर्स, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी उससे निकालते हैं और उसको सेलुलर नीड्स के लिए यूज करते हैं, और उसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है? रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज का मतलब हो गया कि जो हम कर रहे होते हैं ये एक्सेलिंग और इनहेलिंग, मतलब कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इट छोड़ रहे होते हैं, ये होता है गैसेस एक्सचेंज। और आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो जो फूड हम सिंपल फूड जो वो हमारे बॉडी में जा चुका होता है, उसका ब्रेक डाउन, ताकि वो क्या हो सके, एनर्जी मिल सके सेल को, इसी को बोला जाता है सेलुलर रिस्पिरेशन। मीन्स जो ऑक्सीजन हम एक्वायर कर रहे होते हैं बाहर से, वो हेल्प करता है जो वो फूड रहता है उसको तोड़ने में। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो कुछ पाथवेज है जिसके ये हेल्प से हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटेस्टिनल जूसेस, इन सब की मदद से, ये बहुत सारा जूसेस, इंजाइम्स, इन सब की मदद से क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के बाद उसको हमको यूज़ करना रहता है एनर्जी के फॉर्म में। तो वो एनर्जी अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, या स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर ना हो बल्कि हम उसको यूज़ करें, इसलिए उसको वो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और इसका ब्रेक डाउन करने का डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज है। तो क्या है देखते हैं। इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाथवे है। तो सभी केसेस में पहला स्टेप ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। हमने देखा था कि C6H12O6 जो है क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ओके, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो जो होता है उसका ब्रेक डाउन सबसे पहले किया जाता है पैरोवेट में। पैरोवेट क्या होता है? पैरोवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर कोई भी तरीका से हम ग्लूकोज को तोड़ रहे होंगे तो पहला स्टेप यही होगा कि हम ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करेंगे, और ये प्रोसेस जो होगा साइटोप्लाज्म में हो रहा होगा सेल के अंदर। और इसका डिफरेंट पाथवेज दिया गया है, हमारे पास 3 पाथवेज है। तो कौन कौन सा पाथवेज है हम देख लेते हैं। ग्लूकोज हमने देखा कि सब में क्या रहता है, दो सेम रहता है। मीन्स कि ग्लूकोज को वो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है उसको साइटोप्लाज्म में क्या करा जाता है, पैरोवेट, जो कि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें तोड़ा जाता है। उसके बाद पैरोवेट को 3 वेज से तोड़ा जाता है। जैसे कि पहला, जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स अगर अब्सेंस हो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। हम जानते हैं क्या कि ईस्ट में जो होता है फर्मेंटेशन से जब अब एनर्जी आ रहा होता है, तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। तो क्या क्या रिलीज होता है? इथेनॉल रिलीज होता है। इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होता है। ओके, और लेक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हमारे मसल सेल्स में, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो एक यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ये है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्रैम्प्स आ जाता है। क्रैम्प्स इसलिए आ जाता है कि हम उस जो रेशियो हमारे बॉडी को नीडेड रहता है ऑक्सीजन का, वो रेशियो नहीं दे पा रहे होते हैं, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है। तो उसमें क्या फॉर्म होता है? उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। मीन्स जो हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही दूसरा फॉर्म में हो जाता है ब्रेकडाउन उसका, और एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी मिल रहा होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसके कारण जो है क्रैम्प्स आ जाता है। ओके, अब तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जो हम नॉर्मल ले रहे होते हैं सांस। तो पैरोवेट हमने देखा कि ग्लूकोज जो है पैरोवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म में। अब अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पैरोवेट टूट रहा होगा तो वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहा होगा, और पैरोवेट में भी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। और इसी का जो है यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और ये जो चार्ट हमने देखा, ये चार्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हो सके तो बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो ये जो है इसको हम बोल सकते हैं एनाएरोबिक, और इसको बोल सकते हैं एरोबिक। अब अनएरोबिक और एरोबिक क्या है, ये आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा कि एरोबिक ये होता है कि अगर कोई भी सांस जो है मतलब कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वो अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो उसको एरोबिक बोलेंगे, और अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो उसको अनएरोबिक बोलेंगे। तो ईस्ट वाले केस में हमने क्या देखा? ईस्ट वाले केस में देखा कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दे हो रहा है, और ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रहा है, उसके बाद एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रहा है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस को क्या बोलेंगे? एरोबिक बोलेंगे। और वो कहाँ पे प्रेजेंस हो टेक प्लेस कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा है। और क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। The pyruvate may be converted into ethanol and CO2, which takes place in Earth's
ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो पैरोवेट क्या होता है, एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट होता है फर्मेंटेशन के दौरान, ईस्ट में हमने ये देखा। और चूंकि ये प्लेस हो रहा होता है एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसीलिए इसको एनोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। और इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म 3 कार्बन पैरोवेट मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 ई मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने देखा कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म में यानी कि जैसे कि हम हो गए, ह्यूमन हो गए, या फिर कोई एनिमल हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और वो जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। और चूंकि वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ये प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा होता है, इसीलिए ये उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। मतलब कि जो वो रेस्पिरेशन का या फिर जो प्रोसेस है पैरोवेट का कन्वर्ट होने में का, वो अगर अब्सेंस में हो रहा होगा तो अनएरोबिक, और अगर प्रेजेंस में हो रहा होगा तो एरोबिक। और द पैरोवे इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। तो पैरोवेट जो है एक स्पेशल मैंने केस बताया था, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। तो वो कुछ सडन एक्टिविटीज जैसे कि एक्सरसाइज या फिर कुछ और कर रहे होते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो हो जाता है, हमें अगर भरपूर अमाउंट जितना कि नीड रहता है उतना अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है तो क्रैम्प्स आ जाता है इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है एटीपी। एटीपी होता क्या है, एटीपी इज जो है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण मीन्स जो हमने ग्लूकोज कंज्यूम किया फूड से, वो ग्लूकोज जो है टूट के क्या होता है, टूट के एक सिंथ मॉलिक्यूल बनता है, एक मॉलिक्यूल सिंथेसिस होता है। और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एटीपी। जो कि बाकी जितना भी ये वर्क होता है, बाकी जितना भी वर्क होता है उसको क्या कर रहा होता है, उसको वो फ्यूल कर रहा होता है, मीन्स उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन on giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि एटीपी फॉर्म हो गया, जैसे ही ये ग्लूकोज टूटा और एनर्जी बना वो एटीपी फॉर्म हो गया। और बाद में अभी एटीपी क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम लोग को प्रोवाइड कराते रहेगा। और ये जो रिएक्शन यानी कि ये एटीपी से एनर्जी बनाने का काम हो रहा होता है, ये इंडोथर्मिक होता है क्योंकि तोड़ने में जो है थोड़ा सा हीट या फिर एनर्जी लग रहा होता है। और ये सेल में होता है, ये सेल के अंदर होता है ये प्रोसेस। ओके, अब फैक्ट ये है कि एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। मींस जितना भी सेलुलर प्रोसेस, जितना अधिकतर से अधिकतर सेलुलर प्रोसेस के लिए क्या एनर्जी करेंसी का काम करता है, एटीपी। और एटीपी से हम 30.5 के जूल पर मॉलिक्यूल पर मोल जो है निकाल सकते हैं एनर्जी। अब रेस्पिरेशन कैसे हो रहा होता है प्लांट्स में। ओके, ये हमने जनरल देख लिया कि ये कौन कौन से तरीक़ा से ग्लूकोज जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, या फिर ग्लूकोज जो है टूट रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन के कारण। अब देखते हैं कि प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। तो प्लांट्स में होता क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में वो एनिमल्स के रेस्पिरेशन से सिंपलर होता है। गैसियस एक्सचेंज ऑक्योर थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमाटा इन लीव्स। हमने स्टोमाटा वाला केस देखा था किसमें, न्यूट्रिशन में। आप अगर वो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं कि उसमें स्टोमाटा से कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो स्टोमाटा से होता है लेंटिकल्स इन स्टीम। आपने ऐसा स्टीम देखा होगा, और ऐसा छोटा छोटा जो है वहाँ पे ऐसा ऐसा निकला हुआ देखा होगा, इसी को बोला जाता है लेंटिकल्स इन स्टीम। और इससे भी जो होता है सेलुलर या फिर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, सेलुलर नहीं गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। और रूट हेयर्स यानी कि समझ लीजिए ये मिट्टी है, ये अंदर में क्या है, ये रूट हेयर्स है, तो इससे भी क्या हो रहा होता है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। इस पार्ट से भी क्या हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ए प्लांट एंड इट्स सराउंडिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द डे एंड द यूसेज ऑफ द गैसेस बाय द प्लांट। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि ये क्या कर रहा है। तो ये कह रहा होता है कि जो वो प्लांट और एक्सचेंज मीन्स जो प्लांट है और उसका सराउंडिंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या होगा गैसेस एक्सचेंज का। हम तो ये जानते हैं कि ये प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो उसका डायरेक्शन उसका सराउंडिंग और प्लांट पे डिपेंड करता है। प्लांट जो है दिन भर जो है क्या करता है, रिस्पायर करता है, लेकिन दिन में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है दिन में, क्यों, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इसीलिए प्लांट जो है दिन में CO2 प्रोड्यूस कर रहा
CO2 प्रोड्यूस कर रहा होता है रेस्पिरेशन में। प्लांट जो है दिन में जो वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा होता है रेस्पिरेशन में, वो उसको यूज कर रहा होता है खुद के ही भीतर, वो उसको दिन में रिलीज नहीं कर रहा होता है। जानने वाली बात यह है कि प्लांट जो है 24 घंटा जो है कर रहा होता है रेस्पिरेशन, लेकिन चूंकि दिन में वो क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत रहता है, इसलिए वो जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो उसको भी यूज करता है और बाहर से भी लेता है। और इसलिए क्या होता है, CO2 वो रिलीज नहीं करता है कब, दिन में, लेकिन और क्या करता है, एडिशनल लेता भी है, लेकिन रात में, रात में क्या होता है कि रात में ये सब नहीं हो रहा होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। रात में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। दिन में क्या होता है कि प्लांट जो रिस्पायर कर रहा होता है उसमें वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा होता है, O2 वो ले रहा होता है, तो चूंकि उसको फोटोसिंथेसिस के कारण O2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो थोड़ा सा यूज कर लेता है और बाकी बाहर छोड़ देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है वो खुद में ही यूज कर लेता है। लेकिन रात में पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता है, रात में ना कोई फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, इसीलिए ना कोई ऑक्सीजन बाहर छोड़ा जा रहा होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो किया जा रहा होता है उसको बाहर छोड़ा जा रहा होता है प्लांट्स के द्वारा। इसलिए एक और भी ये है कि रात में बोला जाता है प्लांट्स के पास नहीं सोने के लिए, वो इसलिए क्योंकि रात में जो है प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं दे रहा होता, वो भी ये क्या दे रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है, और जब आप वहाँ सोइएगा तो आपको ऑक्सीजन का कमी भी महसूस होने लगेगा, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका मतलब ये है कि प्लांट रात में CO2 रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है, जो कि हम जानते थे कि ऑक्सीजन देता है और CO2 लेता है, उसके ठीक उल्टा है। और लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि प्लांट जो है रिस्पायर कर रहा होता है बहुत कम रेट पे ये एनिमल्स से, इसीलिए ये दिन में जो है वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है वो सारा यूज नहीं कर लेता है, बल्कि थोड़ा सा यूज करता है और बहुत ज़्यादा क्या करता है, रिलीज कर देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है वो भी बहुत माइन्यूट रहता है, इसलिए उसको बाहर से भी लेना पड़ता है। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो है एटमॉस्फेरिक एक ऑक्सीजन यूज करता है, और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, तो ह्यूमन के बारे में हम लास्ट में देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स किसका यूज करता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। और चूंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है बहुत कम मात्रा में रहता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेट होता है, मीन्स जो उसका ब्रीदिंग का रेट होता है, जैसे कि हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, तो नॉर्मल सांस अगर आप ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका रेट और फीस यानी कि जो पानी में रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका रेट, उसका रेट यानी कि पानी में रहने वाले का रेट और आपका रेट ऑक्सीजन लेने का या फिर रिस्पिरेशन का, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत कम मात्रा में रहता है वाटर में, इसलिए उसको वो जल्दी जल्दी जो है सांस लेना पड़ता है। फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट्स पास द गिल्स वेयर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। ये फिश का जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसका मैं समझा देता हूँ कि ये अगर मान लीजिए ये क्या है, ये एक फिश है, क्या है, एक फिश है, तो ये जो है क्या कर रहा होगा, ये अगर पानी है तो ये इसका स्ट्रीम से ऐसे गुजर रहा होगा, और पानी क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे इसके इससे पास्ट कर रहा होगा, इससे पास्ट कर रहा होगा, तो ये अपने गिल्स से, अपने ये जो मुंह होता है, इसका माउथ जो होता है, उससे ये पानी को गुजार रही होती है, मुंह इसका खुला हुआ रहता है अधिकतर फिशेस का, बाकी एक्सेप्शंस तो बहुत हैं। तो अधिकतर का क्या होता है, मुंह खुला हुआ रहता है, और जो पानी होता है वो गिल्स से पास हो रहा होता है, उसका गिल्स अगर आप देखिएगा तो छलनी जैसा कुछ आपको लगेगा देखने में, तो उससे क्या हो रहा होता है, पास हो रहा होता है गिल्स से, और वहाँ पे क्या होता है, जो पानी में ऑक्सीजन यू डिसॉल्व रहता है वो ऑक्सीजन उसको छान के फिश यूज कर लेता है और पानी को वो बाहर निकाल देता है। ओके, तो ये था फिश का। अब हम रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, एरोबिक और एनारोबिक का यहाँ पे हमने मेन देखा था कि कैसे कैसे ये ब्रेक डाउन कर रहा होता है ग्लूकोज का, तो उसका कुछ डिफ्रेंसिएशन है, ये डिफ्रेंसिएशन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। पहला एरोबिक की रेस्पिरेशन क्या था, कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक क्या होता है, एब्सेंस में होता है। एरोबिक कहाँ पे हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, और एनारोबिक कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। और अनएरोबिक में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, H2O प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन सॉरी, एरोबिक में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, CO2 प्रोड्यूस हो रहा था और H2O प्रोड्यूस हो रहा था। अनएरोबिक में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा था और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होगा या फिर रिलीज हो रहा होगा, उस ये बहुत कम जो है एरोबिक अनएरोबिक में रिलीज होता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक बार आप ये फिगर देख लीजिए। ओके, ये फिगर देख लीजिए, ये क्या है, ये लंग्स है, ये क्या है, ये अल्वेलर साक है,
और ये क्या है, ये जो है ये बाहर वाला आपको जो दिख रहा हो ये ब्रोंक्लियस है, और ये पार्ट मीन्स जहाँ से ये सेपरेट हो रहा होता है इसको ब्रोंकी कहते हैं। ये माउथ कैविटी है, नेसल पैसेज है, ये फेरेंक्स है। ये गला का जो ये पार्ट होता है इससे ठीक वाले ऊपर वाले को फेरेंक्स बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है जो थोड़ा सा फैला हुआ होता है उसको लेरेंक्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, ये जो वो है ये पार्ट और जो है ये क्या है, तो ये जो है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, जो कि ये जो ओ पैसेज है इसको सपोर्ट दे रहा होता है। ये पैसेज को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट दे रहा होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करते हैं, और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी आपको कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक कीजिएगा। ओके, तो हमने कौन कौन सा पार्ट देखा, पहला देखा हमने नॉस्ट्रिल। ओके, तो नॉस्ट्रिल का फंक्शन क्या है कि इससे क्या है, सांस लिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि एयर जो है वो हमारी बॉडी में पास और उस बॉडी से आउट हो रहा होता है। और नॉस्ट्रिल यानी कि नाक में जो है कौन क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे हेयर और म्यूकस प्रेजेंट रहता है। ये करता क्या है कि एयर जो पास हो रहा होता है हमारे नोस्ट्रिल से उसको छानता है, किससे, जो फाइन हेयर यानी कि जो छोटा छोटा हेयर रहता है उससे क्या होता है, फिल्टर होता है हमारा एयर, ताकि क्या होता है जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स या फिर और भी छोटा छोटा जो माइन्यूट पार्टिकल्स रहता है वो सब क्या हो सके, वो सब जो है नाक के बाहर ही रह सके और वो बॉडी के अंदर ना पास हो सकते। इसीलिए तो क्या करता है, हेयर्स हमारा जो एयर पास हो रहा होता है उसको फिल्टर करता है। और इसमें एक और चीज़ रहता है प्रेजेंट यानी कि नॉस्ट्रिल में, वो है म्यूकस। म्यूकस भी जो हेयर है उसको वो हेल्प कर रहा होता है इस प्रोसेस में, यानी कि एयर को फिल्टर करने वाले प्रोसेस में। अब नेसल पैसेज एक चैनल है, मीन्स एक रास्ता है जिससे क्या होता है, एयर फ्लो होता है नोज से। अब थ्रोट इट कंटेन्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच इंश्योर्स द एयर पैसेज डजंट कोलैप्स। तो यह है थ्रोट, यहाँ पे हमने देखा था ऐसा वाला पार्ट, तो ये मैंने क्या बोला कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, तो वही कि थ्रोट जो है इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहता है, जो कि एयर पैसेज, ये क्या है, एयर पैसेज है, इससे ये पास हो रहा होता है एयर, इसको कोलैप्स करने से, मतलब कि इसको वो श्रिंक या फिर फूलने से क्या होता है, बचाता है। अब अलवेली, अलवेली क्या है, तो within the lungs, the passage is divided into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure which are called alveoli। तो alveoli मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ब्रोंकी और ब्रोंक्लियस और alveoli में जो है प्रॉब्लम आता है। तो ब्रोंकी और ब्रोंक्लियस जो है ये जो पार्ट हो रहा होता है ना सेपरेट, इट मीन्स ये जो स्टेम वाला, ये स्टेम जैसा पार्ट दिखने में जो लगता है ना, तना वाला पार्ट, इसको ब्रोंकी, और जो छोटा छोटा पार्ट जो होता है स्टेम जैसा जो दिखता है उसको ब्रोंक्लियस बोलते हैं। लेकिन ये जो बैलून वाला पार्ट होता है ना, ये बैलून वाला, इसको क्या बोलते हैं, अल्वियोलस बोलते हैं। और दो तीन मिला के क्या होता है, अल्वियोली कहलाता है। बैलून वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, अल्वियोली बोलते हैं। ओके, तो अल्वियोली फिर देखते हैं। अल्वियोली क्या था, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर। हमने देखा कि क्या होता है लंग्स में स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब, उसमें वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, जो कि किस शेप में रहता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, और उसी को अल्वियोली बोलते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रोंक्लियस लिखें या अल्वियोली लिखें। अल्वियोली क्या होता है, ये जो बैलून वाला शेप होता है इसको अल्वियोली बोलते हैं। और ब्रोंक्लियस क्या होता है, ये जो स्टेम जैसा यानी कि तना जैसा जो रहता है इसको बोलते हैं ब्रोंक्लियस। ओके, अब अल्वियोली का फंक्शन क्या है, अल्वियोली का फंक्शन ये है कि ये एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है एक्सचेंज करने के लिए गैसेस का। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, जिससे क्या हो सके, ये जो एयर आता है अल्वियोली में वो क्या हो सके, बाकी सेल्स तक पहुंचाया जा सके। When we breathe in, we lift our ears, ribs and flatten our diaphragm, and our chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli। तो यहाँ पे एक प्रोसेस बोला गया है कि सांस हम कैसे ले रहे होते हैं। तो आप एक बार सांस लेके देखिए। ओके, तो जब आप सांस अंदर ले रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिब्स यानी कि जो वो ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना वो ऊपर उठ रहा होगा। आप एक बार सांस लेके देखिए, रिब्स क्या होगा, ऊपर उठ रहा होगा, और डायफ्राम यानी कि ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये फ्लैटन यानी कि ये अगर मान लीजिए ये ऐसा है तो ये क्या हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। एक बार दिखाता हूँ, ये अगर ऐसा है तो ये कैसा हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा। और इसके कारण जो है क्या होता है, रिब्स अगर मैं बनाता हूँ तो रिब्स मान लीजिए इतना था तो इतना हो गया, और ये अगर इतना था तो क्या हो गया, इतना हो गया। तो इतना होने के बाद इतना क्या है, इतना जो है स्पेस बन गया। बॉडी फंक्शन में तो कुछ और होता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको वो एक आइडिया देने के लिए बताया, इमेजिनेशन के लिए बताया है। तो जब हम ब्रीथ यानी कि सांस ले रहे होते हैं तो हमारा रिब्स ऊपर उठता है, और डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है, और चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाता है, जिसके कारण कि उस लंग्स में एयर सख्त हो जाता है, हवा भर जाता है, और
अल्वेली क्या होता है, अल्वेली एक्सपेंड हो जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द अल्वेली, और जो हमारा ब्लड होता है वो बाकी शरीर से जो है CO2 इकट्ठा करके लेके आ रहा होता है। अब ये जो है इसमें हार्ट का भी ये एक फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तो वो हम ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में देखेंगे, और उससे ये मैं आपको रेस्पिरेशन भी रिलेट करूंगा, तो आप थर्ड पार्ट भी जरूर देखिएगा। ओके, थर्ड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। ओके, और शायद अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे होंगे तो हो सकता है या भी गया हो, आप एक बार कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो ब्लड क्या करता है, बाकी जो वो पार्ट्स होता है बॉडी का, वहाँ से CO2 लेके आ रहा होता है, और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो अभी हमने सांस लिया तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भर जाएगा। तो वो जो ऑक्सीजन होगा जो कि अल्वेओलर एयर में भर चुका है, उसको लेके चला जाएगा ब्लड बाकी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो लेके आया होगा वो CO2 उसको वहाँ पे छोड़ देगा। ओके, तो इस ब्रीदिंग साइकिल में, ये जो ब्रीदिंग साइकिल हमारा होता है, इस ब्रीदिंग साइकिल में लंग्स हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रखता है। मीन्स अगर हम कुछ देर सांस रोकते हैं तो आपको क्या लगता है, सांस कुछ देर तक हम क्यों रोक पाते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि मतलब कि हमारे लंग्स क्या करता है, लंग्स में जो है कुछ प्रेजेंट रहता है, कुछ लंग्स में एयर प्रेजेंट रहता है, रेसिडुअल वॉल्यूम एक प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण कि ये जो हम प्रोसेस लेने और देने का मीन्स पूरा ब्लड से CO2 लाने का और अल्वेलर एयर एयर को पूरा बॉडी में लेके जाने का, ये प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम में वहाँ पे एयर प्रेजेंट रहता ही है। तो अब यहाँ पे आपको NCERT में एक सेक्शन दिया है कि उसमें बताया गया है कि हेमोग्लोबिन के बारे में, तो वो अब हम हेमोग्लोबिन के बारे में क्या हो डिस्कशन कर रहे होंगे। इससे शायद हो सकता है आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन या फिर 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि इस बार NCERT ने बोला है कि ये जो बॉक्सेस होता है इसको खास करके चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इससे आ जाता है तो फिर बच्चे बोलते हैं कि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं। तो लार्ज बॉडी साइज एनिमल्स में डिफ्यूजन जो है, सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बाकी पार्ट्स तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए ये क्या है, ये एक अगर बॉडी है, ये मैं बना दूं, ये एक बॉडी है, तो इतना जो लार्ज पार्ट है, लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस से लेके जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। वो तो एमोबा हो गया या फिर एयर पैरामोशियम हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये तो वो छोटा सा रहता है, तो इसमें डिफ्यूजन से काम चल जाता है। लेकिन लार्ज बॉडी साइज एनिमल्स में इन डिफ्यूजन प्रेशर काम नहीं कर सकता है, काम करता है मीन्स डिफ्यूजन भी प्रोसेस में रहता है, वर्क करता है, लेकिन सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है। ओके, तो इसीलिए लार्ज बॉडी साइज एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जो कि क्या करता है, O2 को लंग्स तक लेके जाता है और बाकी टिश्यू उस में पहुंचाता है, जिसमें कि क्या है, ऑक्सीजन का डिफिशियंट रहता है। ओके, तो कौन ये काम कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। और आपको याद रखना है कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या है, ह्यूमन बींग्स का हेमोग्लोबिन। तो और रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम कर रहा होता है ऑक्सीजन लेके जाने का, CO2 लेके आने का, और हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हेमोग्लोबिन है। और इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि जो है डिफ्यूजन सिर्फ ये काम अकेला नहीं कर सकता है। और ये किस में प्रेजेंट रहता है, हेमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में। और CO2 भी जो है इसी से लाया जाता है, हमने पढ़ा कि ये ऑक्सीजन इसका काम है, लेकिन CO2 भी इसी से लाया जाता है, क्योंकि CO2 जो है ज़्यादा सोल्यूबल रहता है वाटर में। ये और हमारा खून में तो 70% वाटर का कंसंट्रेशन रहता है, ये सब फैक्ट आपको पता होगा। तो CO2 जो है ज़्यादा सोल्यूबल रहता है वाटर में ऑक्सीजन से, इसीलिए ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है ब्लड से ही ये सप्लाई किया जाता है। अब एक फैक्ट ये था कि अगर आपके बॉडी में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हेमोग्लोबिन ना होता तो आपको 3 इयर्स लग जाते अपना लंग्स से अपना पैर का उंगली तक ऑक्सीजन पहुंचाने में डिफ्यूजन प्रोसेस से। ओके गाइस, तो थर्ड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। और अगर इससे आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।